तो आज इस लेक्चर 3 में जो टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है उसको हम कहते हैं सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन जिसे कहते हैं सोशल डिवीजन। तो पहले जान लेते हैं सामाजिक विभाजन है क्या चीज। तो सामाजिक अंतर समझ गए। तो सामाजिक अंतर में और सामाजिक विभाजन में कुछ खास फर्क नहीं है, एक ही चीज है। जब अंतर बड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं, वो विभाजन है। और अंतर अंतर की तरह ही रह जाए तो विभाजन नहीं है। जैसे इसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया जाए दो या दो से अधिक धर्म या जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं किसी समाज में, किसी गांव में, कस्बे में। अब उन दोनों के बीच गैप इतना हो, अंतर इतना हो कि देखने से ही पता चल जाए कि ये अलग सोसाइटी हो रही है, अलग सोसाइटी है। तब इन दो जाति, दो धर्मों, दो क्षेत्रों या दो संस्कृति के बीच जब अंतर स्पष्ट दिखने लगता है तब उसे हम सामाजिक विभाजन कर देते हैं। जैसे नॉर्मली मान लो एक कास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम नुनिया जाति से आते हैं, कोई यादव जाति से आता है, कोई मान लो शाव जाति से आता है, अवधिया जाति से आता है। इन जातियों के बीच अंतर है, लेकिन इतना भी अंतर नहीं है ना कि हम लोग सामाजिक रूप से अलग अलग हैं। नहीं, क्योंकि खान पान, न्योता, दुनिया, संसार के साथ उठना बैठना बोलना सब चीज चल रहा है। तो इसे हम सामाजिक विभाजन नहीं कहेंगे, ये सामाजिक अंतर है। लेकिन अपने सोसाइटी में देखोगे स्वर्ण जैसे उच्च जातियों और दलित जिसे अपने यहाँ लोकल स्तर पे हरिजन कहते हैं या दूसरा जाति कहते हैं, इनके बीच साफ अंतर दिखता है। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना मतलब नी के बराबर है। ये यहाँ के सामाजिक विभाजन का एग्जाम्पल है। इसी तरह अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच जो सामाजिक अंतर है वो अंतर नहीं, सामाजिक विभाजन है। क्योंकि वहां के जो श्वेत हैं काफी अमीर है और ये काफी गरीब होते हैं। अपने यहाँ जो सामाजिक जैसे स्वर्णों और दलितों की बात किए हैं वो इसी सेंस में बात होता है, इकोनॉमिक्स की बात होता है, पैसे की आर्थिक स्थिति के मामले में बात होती है। क्योंकि इकोनॉमिकल इतना डिफरेंस है लोगों के बीच कि ये मान के चलते हैं कि हम अलग हैं और वो लोग अलग हैं, जिसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो कुल मिला के सामाजिक विभाजन की डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो सामाजिक अंतर इतना बड़ा हो जाए कि एक समुदाय के लोग दूसरे से अपने को अलग समझने लगे, तब इस सामाजिक अंतर को हम क्या कह देते हैं, सामाजिक विभाजन कह देते हैं। कोई डाउट? बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, तो इसको जान लेते हैं। जैसे दो समुदाय के बीच सामाजिक अंतर इतना ज्यादा हो कि एक समुदाय अपने को दूसरे से अलग समझने लगे, तब यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन कहलाता है। किसी को इसके समझने में कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सा है, परीक्षा में लगभग आता है क्वेश्चन ऐसे करके
कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन हो जाता है। प्रश्नावली में भी रहा होगा, गेस आएगा तो देखना उसमें VVI भी रहेगा, ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। तो जवाब क्या देंगे, अगर याद नहीं है भूल भी गए तो हम ये जवाब देंगे कि सामाजिक अंतर इतना ज्यादा हो जाए कि एक समुदाय दूसरे से अपने को अलग समझने लगे, तब सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन हो जाता है। यानी कि दो संस्कृति या दो समुदाय एक दूसरे को ओवरलैप्स करता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ओवरलैप्स करना, यानी एक दूसरे से अपने को बिल्कुल आगे निकल जाना, अलग समझ जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरलैप्स करना कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है जाति का राजनीति पर प्रभाव। जाति का राजनीति पर प्रभाव। चलिए, जाति का राजनीति पर प्रभाव, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे लोग ठीक से समझते हो, इसको देखते भी हो। लेकिन दिक्कत है ना कि परीक्षा में पूछ दे तो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या वहां आ जाती है, दुविधा, उसे लगता है कि ये जो बात हम लिखेंगे सही है कि नहीं है, वहां उसको दुविधा हो जाता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं, कई एक साल मैट्रिक में पूछ दिया गया है कि पानी की उपयोगिता बताएं, जल का महत्व बताएं। बाप रे, जब से वो संभाला होगा तब से देख रहा होगा कि पानी का हम क्या प्रयोग करते हैं, फिर भी विद्यार्थी उसको चाहता है कि चीट करे, क्योंकि वो जो लिख पाएगा खाना बनाने में, नहाने धोने में, खेती में, सड़क बनाने में, घर बनाने में, पेड़ पौधों के भोजन बनाने में, उसे लगता है ना कि सही आंसर नहीं होगा। जब तक टीचर नहीं बोलता है तब तक बच्चा को लगता है कि सही नहीं है। तो ये भावना जब मन में रहता है ना, तो आप अपने से क्रिएटिव नहीं हो सकते हो, नहीं सोच पाते हो। इसलिए खुद से सोचो, ठीक है, जस्टिफाई कराने के लिए टीचर से पूछ लो, किताबों में देख लो कि जो हम लिखे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। चलिए फिलहाल इस बात पे आते हैं, जाति का राजनीति पर प्रभाव। तो जाति का राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि भारतीय समाज की जो संरचना है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो जाति आधारित है। भारतीय समाज में जाति इस तरह से है कि वो जड़ है, भारतीय समाज की जड़ है जाति। वैसे उस समय की बात बता देते हैं थोड़ा सा, जब इस देश का संविधान लागू हो रहा था। संविधान में, भारतीय संविधान में लिखा गया कि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन हमारे जो उस समय के संविधान बनाने वाले निर्माता थे, या इस देश को नई दिशा देने वाले जो लोग थे, उनके अंदर भी ये चर्चा था, ये बातें थी कि भारत को हमने किताबों में लिख तो दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के अनुसार भारत की सरकारें बनेगी, लोकतंत्र के अनुसार काम होगा, लेकिन समाज लोकतांत्रिक कैसे होगा, ये बड़ा समस्या था, क्योंकि समाज से ही तो देश का निर्माण होता है। तो बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत के समाज जो है, सोसाइटी है, वो कितना लोकतांत्रिक हो पाएगा, मुश्किल था। और आज भी देखा जाए तो अपना समाज जो है, अपना सोसाइटी जो है, लोकतांत्रिक नहीं है, नहीं के बराबर है, कम है। ऐसा अनुमान किया गया कि वक्त बदलेगा, बदलते वक्त के साथ समाज भी लोकतांत्रिक हो जाएगा। और हुआ, कम हुआ। जैसे मान लो कि बिजनेस शुरू होगा, लोग क्या है, आर्थिक क्रियाओं में लगेंगे, सबकी अपनी आवश्यकताएं अपनी जाति, अपनी सोसाइटी में नहीं पूरा होकर एक दूसरे से पूरा होगा। लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा तो सोचने का लेवल बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ मान्यताएं थी, ऐसा कुछ सोचा गया कि इससे टूटेगा, और हुआ भी। अभी जैसे देखो, हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है कि हम किस जाति से आते हैं। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति से आता है। दुकानदार से सामान ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किस जाति से है। तो ये तो टूट रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे कभी समाज लोकतांत्रिक नहीं हो पाएगा। और समाज जिस चीजों से लोकतांत्रिक हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, या शायद तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा कि वो चीजें टूटेगी भी।
या टूटेगा तो उस स्तर पे उस तेजी से टूटे, ये संभव नहीं है। जैसे जब तक इंटरकास्ट शादियां नहीं होंगी सामाजिक लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। लेकिन समाज में कास्ट इतना बड़ा फैक्टर है कि शायद न टूट पाए, और टूटे भी तो जमाना लग जाएगा। इसका कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में कभी सामाजिक बुराइयों को लेकर रिवोल्यूशन नहीं हुआ, कभी क्रांति नहीं हुई, कभी इसको लेकर सड़कों पे लोग नहीं उतरे। भारत के इतिहास उलट के देख लो तो सती प्रथा था, सती प्रथा था ना जी। जो उस समय के विद्वान थे उसके पोषक थे, पोषक के मतलब पोष रहे थे कि यह प्रथा रहनी चाहिए। कहां कोई सड़कों पे उतरा उसको लेकर, जन सलाब कहां उभरा किसे हटाया जाए। विधवा विवाह था, कहां कभी इसको लेकर देश में क्रांति हुई कि इसको हटाया जाए। बाल विवाह था, कहां इसको लेकर हुआ कि हटाया जाए। छुआछूत को लेकर कहां थी भारत में, ये थी हुआ भारत में इसको लेकर क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ कि छुआछूत हटाना चाहिए, कभी हुआ है? ये सामाजिक बुराइयां ऐसे लोगों ने हटाया जिसे उस समय असामाजिक माना गया। जैसे राजा राममोहन राय इसको लेकर चल रहे थे, उन्हें समाज अच्छा नहीं मान रहा था। तो ऐसे कई एक चीजें आते गया, और ये भी चीजें हैं इसको लेकर भी आंदोलन नहीं होगा कि जाति हटानी चाहिए, जाति हटे। मुझे लगता है कि शायद वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, लोगों की आवश्यकताएं अपने तक सीमित ना होकर बड़े पैमाने पर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू होगा, तो शायद ठीक हो। तो बड़ा जाति का राजनीति पर प्रभाव सबसे बड़ा ये है कि भारतीय समाज में का जो विभाजन है वो क्या है? जाति आधारित है। भारतीय समाज के मूल में क्या है? जाति है। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का, या प्रत्यक्ष रूप से लोग देखते हैं कि लोगों का मानना है कि हमारा भविष्य, हमारा हित हमारी जाति में है, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरी तरफ किसी जाति विशेष की सरकारें बन जाती हैं तो वो अपनी जाति विशेष का पक्ष लेता है और दूसरे को या तो नीचा दिखाता है या तो उसके हितों की रक्षा नहीं करता, जिससे भी राजनीति में जाति का जन्म होता है। अपनी जाति की सरकारें बनाने के फेरा में लोग पड़ते हैं। नेताओं के लिए देखा जाए तो जाति इतनी अच्छी रस्सी है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा जाता है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जैसे किसी का नाम लेने से बचते हैं, मान लीजिए जितने लीडर है इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो जाति शब्द हटा दें तो बताइए वो क्या करेंगे जिससे मतलब जनता उनके तरफ जाए। किसी भी लीडर को ले लो, किसी भी लीडर के ले लो, वो अपनी जाति को न यूज करिए तो क्या करेगा कि उस जाति का वोट ले सके। कुछ ऐसा दिख रहा है? बढ़िया काम, और बढ़िया काम होगा तो उस जाति के लिए थोड़े ना होगा, सबों के लिए होगा। सड़कें बनेंगी, सब कोई चलेगा। स्कूल का सुधार होगा, सब किसी के बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्पिटल का सुधार होगा, सारे लोग बीमार पड़ते हैं, सारी जातियों की, सबका इलाज होगा। लेकिन हमारे राजनीति पार्टियां भी नहीं चाहता कि कास्टिज्म खत्म हो, जबकि जिम्मेवारी उन्हीं की है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि राजनीति जातीयता वो रस्सी है जिससे अधिकतम वोट बांधा जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जाति का राजनीति पे क्या प्रभाव है ना? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के संरचना जाति आधारित है। क्या है? भारतीय समाज की जो संरचना है वो कैसा बना हुआ है? जाति आधारित है ना? लोगों को अपने ही जाति में अपना भविष्य या हित नजर आता है। एक कारण ये भी है। दूसरा है किसी
जाति विशेष की सरकार बनने पर दूसरी जाति को अनदेखा करता है तथा उसके हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, जिसके कारण जाति आधारित राजनीति उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के लिए जाति एकमात्र ऐसी रस्सी है जिससे अधिकतम वोट बांधे जा सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुआ। सामाजिक विभाजन क्या है या जाति का राजनीति पर प्रभाव क्या है। ठीक, इसे नोट कर लें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, जातिगत असमानता। ये क्या होता है इसको देखते हैं। कास्टिज में इनइक्वालिटी, ये जातिगत असमानता क्या है, यानी जातियां हैं और इसमें असमानता कैसे है ना। तो असमानता देखो कैसे आ जाता है। भिन्न भिन्न जातियां हैं, एक ही जगह लोग रह रहे हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसी जाति के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिससे स्पष्ट नजर आ जाता है कि जाति में भी असमानता है। अब तो खैर अब थोड़ा सा चलन हुआ है, लेकिन जैसे शादी ब्याह में देखौटी जिसको देखा देखी कहते हो, शादी ब्याह होता है ना जी, दिखा देखी होता है, तो उसमें अधिकांशतः कौन होता है, अधिकांशतः का एकदम मूल रूप से आपके अपने लोग होते हैं, आपकी अपनी जाति के ही लोग होते हैं। कितना हो क्लोज फ्रेंड हो लगभग नहीं आता है, उसमें लोग नहीं बुलाते हैं। दूसरा, अधिकांश ये भी नजर आता है कि अभी भी जाति आधारित पेशा है। जो जिस जाति से हैं उसके अधिकांश लोग संभवतः उसी जाति आधारित पेशा को करते हैं। तीसरा, शादी ब्याह अभी भी उसी जाति में होता है या उसी जाति के इर्द गिर्द में होता है। ये इर्द गिर्द का मतलब क्या है, उसे हम लोग लोकल स्तर पे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग गाँव में क्या कहते हैं कि सब जाति में 7 कुड़ी है, गांव में से ही ना बोला जाता है 7 कुड़ी है। अब सबों में जैसे 2 4 5 है ना। अब यहाँ स्टार जातियां मान लो, जैसे यादव के ही बात कर लेते हैं, बाकी में हम नहीं जानते हैं। जैसे किस्नौट, मजरोट, भेड़ियर, और क्या होता है बताओ, बोलो सबने। चलिए कोई बात नहीं, 3 काफी है। तो मेरा मानना नहीं है, ऐसा होता है ना कि किस्नौट का किस्नौट में होगा, मजरूट का मजरूट में होगा, भेड़ियर का भेड़ियर में होगा। ये पहले की सामाजिक संरचना है, पहले की, लेकिन अब टूट चुका है। अब क्या है, टूट चुका है। ये जातियां समझती हैं कि ये जो जैसे किस्नौट, मजरूट, भेड़ियर, चलो कुछ भी है तो यादव समाज का ही है, मतलब इर्द गिर्द है। क्या है, इर्द गिर्द है। तो अब चल बन जा रहा है, उसमें भी शादियां हो रही है।
तो कुल मिला के जातीय असमानता का ये भी रीजन है कि शादी ब्याह अभी भी अपने जाति या अपने जाति के इर्द गिर्द वाली जाति में ही होता है, इसी कारण से सामाजिक असमानता है। तो इसके पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, है ना, मुख्य समारोह में उसी जाति का उपस्थित होना। दूसरा, अभी भी अधिकांश लोगों का पेशा देखो, अभी भी अधिकांश लोगों का पेशा जाति आधारित है। जैसे देखो, एकदम नॉर्मल एग्जांपल, अगर मछली बेचने में कितना ही फायदा होता हो तो 100 लोग मछली बेचेंगे, उनमें 90+ लोग नोनिया मलाह जाति से आएंगे। दूसरे जाति के लोगों को लगता भी होगा ना कि अच्छा इनकम है, हम भी करें, तो चाह के नहीं करेंगे, नोनिया मलाह के पेशा है, क्या करें। उसी तरह दूसरी जाति को लगता भी होगा कि दूध के कारोबार हम करें, लोगों दूध का सेंटर खोलें, दूध हम इकट्ठा करें, इसे इनकम करें। उसके दिमाग में लगता होगा कि ये तो यादव का पेशा है, हम काहे करें। समझ पा रहे हो सब ना? तो लग रहा है ना कि अभी भी अधिकांश जो पेशा है वो क्या है, जाति आधारित है, चाह के भी आदमी नहीं कर रहा है। अब जैसे बनिया साली लोग जो होते हैं, उसमें इनकम है, उनके पास कम पूंजी भी है, फिर भी उस धंधा को कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास कितना हो जाएगा तो पार नहीं लगेगा कि ये हम लोगों के बस के बात नहीं। असल क्यों? क्योंकि हमने पेशा को किससे जो रखा है, जाति से जो रखा है। तो एक असमानता पैदा कर देता है, वरना सारे लोग सब पेशा करे तो असमानता खत्म हो जाती है। तीसरा असमानता पैदा कौन करता है? शादी ब्याह अपनी ही जाति या उसके इर्द गिर्द जाति में होना। शादियां या तो हम अपनी जाति में ही मूल रूप से करते हैं या एकदम इर्द गिर्द करते हैं। जैसे देखो, अब टूट रहा है धीरे धीरे। अब जैसे नुनिया है तो मलाह अलग जाति माना जाता है, लेकिन अपने कुड़ी के चल बन जाते हैं। बात समझ आ रहा है? किसनोट है, भेड़ियर कन हो जाएगा, अच्छा हई अपने कुड़ी के चल बन जाएगा। मतलब या तो अपनी ही जाति में या तो उसके इर्द गिर्द जाति में अभी भी हो रहा है। इस कारण से असमानता बरकरार है। चलिए अगला टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। चुनाव में जातियों में ह्रास की प्रवृत्ति। इस टॉपिक को समझते हैं कि चुनावों में जातियों में ह्रास की प्रवृत्ति कैसे आ रहा है। पहले कारण की बात करें तो एक तो यह है कि किसी भी चुनावी क्षेत्र का गठन इस प्रकार से नहीं है कि एक ही जाति के वोट से जीता जा सकता है। बात समझना ठीक से, परीक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किसी भी चुनावी क्षेत्र का गठन ऐसा नहीं बना दिया गया है कि आप एक जाति के वोट से जीत सकते हैं, जिसका कारण है कि आपको दूसरी जाति से भी संपर्क करना होगा, उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी, उनकी इच्छाओं को मानना होगा, सुनना पड़ेगा, उनको इज्जत देना पड़ेगा। ठीक, तो जब ऐसा होगा तो निश्चित है कि चाह के भी कोई लीडर
किसी एक जाति को विशेष बल नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे पता होगा कि हमें अगली जाति से भी वोट लेना है, अगली जाति से भी काम लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि एक जाति को बहुत ज्यादा विशेष महत्व देते हैं, अगला रूठ जाएगा, इस कारण से इसे डाउन रखेगा और उसे भी महत्व देगा। तो ये किस कारण से हो रहा है? कारण यही है कि किसी भी चुनावी क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं हुआ है कि एक जाति से चुनाव जीता जा सके। पहला क्या है ना, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार से नहीं हुआ है कि एक ही जाति के वोट से चुनाव जीता जा सके, एक कारण ये भी है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है कि ऐसे कई एक एग्जाम्पल मिलेंगे जहां उस जाति की बहुलता है वो इलेक्शन हार गया हो और कम वाला जीत गया। ऐसा कई एक एग्जाम्पल हर जगह मिल जाएंगे, चुनावी क्षेत्र में, लोकल स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी। ये कैसे हो जाता है कि अब किसी की आबादी 100 गो है, किसी का 20 से 25 गो है, अब 20, 25, 50 नहीं है, उसमें से एक खड़ा होगा, इनमें से ज्यादा आबादी का 4-5 खड़ा होगा, वोट का बंटवारा हो जाएगा और अगला जीत जाएगा। तो इससे भी चुनावों में जातियों को जो महत्व होता है उसको थोड़ा सा डाउन हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है, उसको उतना महत्व एक बार नहीं दिया जाता है जिससे लगे कि जाति ही सब कुछ है। ठीक, तो दूसरा क्या कारण है ना, कि ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां कम संख्या वाली इसमें क्या लिखा गया, ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां कम संख्या वाले जाति चुनाव जीते हैं तथा सत्ता में भी आए। जैसे अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, यादवों की संख्या 14% प्लस है, नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनकी संख्या 2.5% है उनकी जाति की। तो वो एग्जाम्पल मौजूद है, यानी कि वो साबित करता है कि राजनीति में कास्ट ही सब कुछ नहीं है बड़ा फैक्टर है लेकिन सब कुछ नहीं है। कोई डाउट इसको समझने में? चलिए इसे नोट कर लें। चलिए इस चैप्टर में 2 टॉपिक और रह गया है, संप्रदाय, कम्युनिटी, और दूसरा टॉपिक है राजनीति में धर्म एक समस्या। देखिए इन टॉपिक पे बात करते हैं। देखो संप्रदाय का मतलब समझना, संप्रदाय कहते किसे हैं? 2 धर्मों के बीच जो संघर्ष होता है उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाता है कि एक बार सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? ऐसे संप्रदाय लिखे हैं, चलो सांप्रदायिकता बनाते हैं, ठीक है, काम चल जाएगा ना इतना से।
दो धर्मों के बीच के हिंसात्मक छोड़ देते हैं, दो धर्मों के बीच के संघर्ष को सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक, यानी दो धर्मों के बीच के संघर्ष को कई एक बार न्यूज में सुना होगा सब, सांप्रदायिक दंगा। नहीं तो समझना कि जिसको लोग कहता है फला जगह राइट हो गया है। क्या हो गया है? राइट। राइट का मतलब होता है हिंसात्मक तनाव, और उसका जैसे नोट भी कर सकते हो, RIOT होता है वो राइट का। जो राइट बोलते हैं हम लोग नहीं बोलते कि राइट हो गया है फला जगह, तो जैसे ही सुनते हो कि राइट हो गया है मतलब दो धर्म के बीच के लोगों के बीच हिंसात्मक तनाव हो गया है, यानी कि मारपीट शुरू हो गया है दो धर्मों के बीच लोगों के बीच। उसको लोग राइट बोलते हैं, उसका ये स्पेलिंग होता है RIOT। ठीक, अभी तक क्या सोच रहा था सब? RIGHT होता है। चलो कोई बात नहीं, RIOT होता है, देख लेना। अब ये सांप्रदायिक दंगा यानी कि दो धर्मों के बीच जो झगड़े होते हैं, जो राइट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। तो लिख लग सकते हो इसको, तो उसको उतना तो आवश्यकता नहीं है। एक टॉपिक बच गया, राजनीति में धर्म एक समस्या। राजनीति में धर्म एक समस्या कैसे बन जाता है, कब बन जाता है? तो उसका बहुत से रीजन है, जिसमें पहला पॉइंट एक है, जब धर्म राष्ट्र का आधार बन जाता है। इस बात को समझते हैं, जब धर्म राष्ट्र का आधार बन जाता है, यानी कि राष्ट्र की जितनी बातें होगी वो सब उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में होगा, उस धर्म से जोड़ कर ही होगा। तब क्या होता है कि राजनीति में वो धर्म क्या होता है? समस्या पैदा कर देता है। दूसरा इसका कारण है किसी धर्म विशेष को श्रेष्ठ समझना। मतलब जैसे दो धर्म है, तीन धर्म के लोग रहते हैं, चार धर्म के लोग रहते हैं, और उसमें कोई धर्म वाले लोग, किसी धर्म समुदाय के लोग अपने को मानते हैं कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, तुम्हारा धर्म खराब है, तुम ऐसे हो ऐसे हो। ऐसे जब देश में बातें चलना शुरू होती है, सोसाइटी में चलना शुरू होता है, तो वो निचले लेवल की बातें, जो लोगों के मन की बातें होती है, राजनीति में समस्या पैदा कर देता है। क्योंकि उसके रोकने के लिए कई एक बार सरकार द्वारा उपाय किया जाता है, तो सरकारों को भी डर होता है कि इस समुदाय के लोग ये न समझे कि हमारा दमन किया जा रहा है ना। तो राष्ट्र में ऐसी एक समस्या ये बन जाता है। एक और अपने से शुरू कर देते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वोट के कारण जैसे किसी जाति विशेष के पक्ष में बोलता है, उसी तरह वोट के कारण किसी धर्म विशेष के पक्ष में बोल देता है या उसके लिए कुछ कार्य कर देता है। तब जाकर ये क्या बन जाता है? समस्या बन जाता है। यानी कह सकते हैं राजनीति पार्टियों द्वारा किसी धर्म विशेष का पक्ष लेना। ठीक, कोई राजनीतिक पार्टियां किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि किसी धर्म विशेष, विशेष शब्द का मतलब होता है किसी एक धर्म, धर्म विशेष मतलब किसी एक धर्म, किसी धर्म विशेष या किसी एक धर्म के पक्ष में बोलना शुरू करता है
या उसके पक्ष में कार्य करता है, या ऐसा कुछ भी करता हो जिससे एक धर्म के लोगों को लगता हो कि ये पार्टियां उसके पक्ष में है, उसके बारे में सोचता है, उसके हितों के बारे में सोचता है, तब जाकर धर्म भी राजनीति में समस्या पैदा कर देता है। चौथी, किसी धर्म विशेष के खिलाफ मोर्चा खोलना। मोर्चा खोलना मतलब समझ रहे हो? मतलब किसी एक धर्म द्वारा किसी दूसरे धर्म को जो कि साधा सीधा मतलब छूटले मुंह बोलेला शुरू करना। मोर्चा खोलना मतलब साधारण से क्या हुआ, हाँ, छूटले मुंह कुछ बोल दिए नहीं। तो ऐसा जब शुरू हो जाता है सोसाइटी में या देश के ऊपरी लेवल तक, तो राजनीति में धर्म वहां क्या करता है, समस्या पैदा कर देता है। तो इन दो टॉपिकों के साथ आपका राजनीति शास्त्र के पहले चैप्टर की बातें समाप्त हुआ। इसे नोट कर ले, फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, नोट कर ले इसे।